बच्चों, आज हम सब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और इस अगले चैप्टर में आज जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है फ्रांस की क्रांति। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़े थे और आज के जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, उसका प्रमुख कारण क्या था फ्रांस में क्रांति होने का। जैसे कि अमेरिका की क्रांति, वहाँ पर अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी हुकूमत के कारण या अंग्रेजी अत्याचार के कारण वहाँ की जनता परेशान थी। बिना मतलब का कर लगाना और बिना पूछे कर लगा देना, तो इस प्रकार से आर्थिक कमजोरी का सामना वहाँ के जनता भुगत रही थी। उच्च पदों पर अमेरिका में अंग्रेजी अधिकारियों को दिया जाता था। तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ी गई थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति, जैसे ही अमेरिका की क्रांति समाप्त होती है 1789 में, और अमेरिका की क्रांति को देखकर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत या नींव पड़ी, ऐसा समझा जा सकता है। उसी की एक आधारशिला मानकर फ्रांस की जनता ने भी अपने देश में क्रांति लाने का विचार किया और एक छोटा सा उपनिवेश अमेरिका अंग्रेजों को परास्त कर सकता है, तो हम भी क्यों ना एक समूह बनाकर इस राजा के विरुद्ध लड़ाई करके यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। फ्रांस में राजा का शासन चलता था, राजतंत्र था, और राजतंत्र इतनी अच्छी नहीं थी। राजा की बहुत सारे कमजोरी, जनता के प्रति ध्यान नहीं देना, आमोद प्रमोद में तल्लीन रहना, तो इस प्रकार से वहाँ की जनता के प्रति उपेक्षा या जनता उपेक्षा का शिकार हो रही थी। इसके विरुद्ध फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई और फ्रांस के जनता ने भी ठान लिया कि राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए और लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना करके जनता अपने अधिकारों का उपयोग या जनता के प्रति एक अधिकार आ सकता है। तो इसी बात पर आज हम लोग चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। तो इसके प्रमुख रूप से फ्रांस की जो क्रांति होने का प्रमुख जो कारण था, 3 कारण हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। ये 3 कारण मुख्य रूप से है जो फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ या फ्रांस की क्रांति होने का प्रमुख कारण। तो आइए चलते हैं बच्चों कि यहाँ पर राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत किस किस प्रकार से यहाँ पर बिंदु रखा गया है। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण को देखते हैं। फ्रांस में जो क्रांति हुई है, पहला, राजा की निरंकुशता।
राजा की निरंकुशता। फ्रांस में राजतंत्र था, राजा का शासन था और राजा निरंकुश था। जनता के प्रति किसी भी प्रकार से उसको ध्यान नहीं था कि जनता के लिए क्या कार्य किया जाए या जनता क्या मांग कर रही है। इन सारी बातों का राजा को कोई फिक्र ही नहीं था। चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी व्यवसायी, कोई भी वर्ग हो, उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। 97% के लगभग ये व्यापारी वर्ग, कारीगर, कृषक, मजदूर, गरीब किसान, ये सब आते थे और राजा इनके प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। मात्र एक राजा बनकर ही रह गया था। फ्रांस का जो शासक था, राजा जो था लुई 16वां, तो इससे वहां की जनता बहुत परेशान हो गई थी और उनकी राजतंत्र को समाप्त करने के लिए ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। निरंकुशता को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना होगी। लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद में अधिकार जनता के हाथ में आएगी और वो अपने तरीके से प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। तो फ्रांस की क्रांति होने का पहला जो राजनीतिक कारण आता है राजा की निरंकुशता। दूसरा जो है अयोग्यता। फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उनकी पत्नी भी थी मैरी। ये एक राजा तो थे, लेकिन इसको राजतंत्र किस प्रकार से चलाना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। राजा तो मूर्ख था ही, लेकिन उसके जो पत्नी थी वो भी मूर्ख थी। यही एक अयोग्यता के कारण वहां की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राजा आमोद प्रमोद में धन को खर्च कर देता था, ऐशो आराम में खर्च कर देता था और शासन चलाने का एक उसके पास में योग्यता की कमी थी, निर्णय लेने की कमी थी। तो इस प्रकार से जनता ने देखा कि राजा मूर्ख है, रानी मूर्ख है और इसको प्रशासन किस प्रकार से चलाना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तीसरा जो अव्यवस्थित शासन। फ्रांस में जो शासन व्यवस्था तो अव्यवस्थित था, अस्त व्यस्त। राजा जो थे वो अभिजात्य वर्ग की बातों पर ज्यादा जोर देता था, सामंतों की बातों पर ज्यादा ध्यान देता था और अपना तर्क, अपना विचार नहीं कर पाता था। और इसका जो फायदा अभिजात्य वर्ग या उच्च वर्ग के जो जमींदार या उच्च वर्ग के जो कुलीन वर्ग जो थे उनके द्वारा लाभ उठाया जाता था। शासन व्यवस्था जो अस्त व्यस्त, उस देश की जो शासन व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त थी, क्योंकि राजा जो थे वो नाम मात्र का शासक था। सारे कार्यों का संचालन अभिजात्य वर्ग या सामंत वर्ग के द्वारा ही किया जाता था। उनके निर्णय को भी राजा लुई 16वां माना करता था। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो राजनीतिक कारण क्रांति होने का एक प्रमुख कारण बन गया।
इसके बाद में हम चलते हैं दूसरा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित है। और फ्रांस में जो राजा था लुई 16वां अनाप शनाप खर्च करता था। इंग्लैंड के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में सारा जो धन खर्च कर दिया। खर्च कर देने के कारण सारा जो फ्रांस का राजकोष समाप्त हो गया और फ्रांस एक गरीबी की स्थिति में आने लग गया। सारा खजाना समाप्त हो चुका था और फिर खजाना समाप्त होने के बाद में आय का स्रोत बढ़ाने के लिए राजा ने विभिन्न प्रकार के लोगों के ऊपर कर या टैक्स थोप दिए, जिससे वहां की जनता भड़क गई, नाराज हो गई और मनमानी कर का विरोध करने लगी। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण वहां के जो राजा थे प्रजा पर कई प्रकार के टैक्स, कई प्रकार के लगान या शुल्क वसूल करना शुरू कर दिए। इससे नाराज जनता ने एक क्रांति का रूप ले लिया और आगे इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत फ्रांस में देखते हैं तो वो पहला यहाँ पर फ्रांस की सामाजिक कारण, समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। जिस प्रकार से इंग्लैंड में जो राजा थे और राजा के बाद में अलग अलग जो वर्ग में बांट दिया गया था, सभा आयोजित करने के लिए वहां पर बैठक आयोजित की जाती थी, उसको एस्टेट के नाम से जाना जाता था। और इनको सामाजिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भागों में जो बांटा गया है समाज को फ्रांस में, और उन्हीं के विचार या उन्हीं की सहमति के आधार पर राजा जो है अपना निर्णय या टैक्स या कर लगाने का काम करता था। तो यहाँ पर 3 वर्ग में बांटा गया है, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। 3 वर्ग में वहां की जनता को बांटा गया था और इन्हीं के आधार पर वहां के शासन व्यवस्था का संचालन होता था। तो आइए चलते हैं, ये सामाजिक वर्ग के लोग किस किस प्रकार से फ्रांस में इनको अधिकार प्राप्त था। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत फ्रांस में जो ईसाई धर्म के जो चर्च होते थे, वहां के जो पादरी होते थे, पादरियों को उच्च वर्ग का माना जाता था। प्रथम एस्टेट में रखा गया था राजा के द्वारा और उनकी जो बातों को मानकर राजा निर्णय करते थे। उसके बाद में दूसरा जो वर्ग आता है द्वितीय एस्टेट में, अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग या सामंती, ये द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत आता है और इनके जो बातें थी या इनके विचार
को राजा अनुमति देता था। तो यहाँ पर सामाजिक वर्ग अलग अलग भाग में बंटे होने के कारण भी वहां की क्रांति होने का प्रमुख कारण है। तीसरा जो आता है तृतीय एस्टेट के अंतर्गत, वो आता है जिसमें वकील, व्यापारी, व्यवसायी वर्ग और किसान, कारीगर, मजदूर, किसान, भूमिहीन, ये तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों सामाजिक जो एस्टेट जो बने हैं, इसमें राजा सबसे ज्यादा महत्व इन दो वर्गों को देता था, प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट। कोई भी सभा आयोजित या कोई भी प्रस्ताव पारित करना है तो इस दोनों को बुलाया जाता था, दोनों की सहमति लिया जाता था, दोनों की सहमति को अंतिम माना जाता था और उसी को घोषित कर दिया जाता था। दोनों एस्टेट को यह अधिकार प्राप्त था कि राजा की किसी भी प्रकार की बेगारी नहीं करेंगे और जब कभी भी बैठक आयोजित होगी तो इन दोनों एस्टेट के सामाजिक वर्ग जो है उनकी बातों को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राजा के द्वारा दोनों एस्टेट की बातों को मानकर उनके प्रस्ताव को, उनकी सहमति, यदि दोनों उपस्थित नहीं होते थे तो राजा निर्णय नहीं ले पाता था। दोनों की संख्या देखा जाए तो सामाजिक वर्ग में कम थी। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या देखा जाता था तो उसमें व्यापारी, व्यवसायी वर्ग और किसान, मजदूर, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। फिर भी इसको मत देने का अधिकार या इनके विचारों को राजा मानता नहीं था, क्योंकि इनको कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाता था। तो इस प्रकार से तीन कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक और सामाजिक कारण, फ्रांस में क्रांति का एक ज्वाला भड़क उठी और वहां के जो जनता या वहां के प्रजा थे उनके द्वारा एक गणतंत्र की स्थापना के लिए सामने आया और वर्साय शहर में टेनिस जो कोर्ट है वहां पर इनके द्वारा असेंबली या बैठक आयोजित की गई और वहां पर अपने आप को एक स्वतंत्र या गणतंत्र घोषित कर दिया गया। राजा के विरुद्ध एक लड़ाई या एक क्रांति लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। राजा वर्साय के राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता था, नाच गाने, आमोद प्रमोद, अपनी जो पत्नी मैरी जो अद्वितीय सुंदरी थी उनके मोह माया में फंसकर राजपाट या शासन व्यवस्था को ध्यान नहीं देता था और वर्साय के राजमहल में आमोद प्रमोद में तल्लीन रहता था
और इस कारण वहां पर फ्रांस की जनता ने देखा कि राजा के द्वारा हमसे लिया गया कर या टैक्स शुल्क इसका आमोद प्रमोद में खर्च किया जा रहा है और राजकोष खाली होता जा रहा है। तो वहां की जनता ने क्रांति लाई और राजा पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया और कुछ दिन के बाद में राजद्रोह के कारण उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई राजा लुई 16वां को, जो फ्रांस को छोड़कर भाग रहे थे। उनको कुछ क्रांतिकारी पकड़ लिए और पकड़ने के बाद में उस पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद में उस पर राजद्रोह का दंड लगा दिया गया और राजा को फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों के बाद में उसकी पत्नी मैरी जो थी उनको भी सजा दी गई, उनको भी मृत्यु दंड दे दिया गया। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो क्रांति हुई और लुई 16वां और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद में फ्रांस में 1700 सितंबर 1792 को गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस में की गई और सारा अधिकार जनता के हाथ में आ गया और अपने तरीके से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके वहां पर शासन व्यवस्था संचालित करने लगे। तो इस प्रकार से राजा से मुक्ति पाकर फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आज फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है इसके बारे में आज समझे हैं। अगले चैप्टर में और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।